नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.15 एंड 2.16 क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 11 एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो चलिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ये हमारा चैप्टर है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ए फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास एम टू रेस्ट मास एम नोड। यानी कि फिजिक्स के अंदर एक रिलेशन है जो मूविंग मास को रेस्ट मास से जोड़ती है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है किसी भी पार्टिकल की इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पीड v एंड स्पीड ऑफ लाइट c। तो इन टर्म्स में है v और c के अंदर। तो ए बॉय रिकॉल्स द रिलेशन ऑलमोस्ट करेक्टली। तो ए बॉय जो है उसको करेक्टली उसको रिकॉल करता है, लेकिन वो भूल जाता है एक कांस्टेंट c को उसके अंदर लगाना, या कहें कि उसको भूल जाता है c को लिखना। तो वो उस इक्वेशन को जब लिखता है तो वो जो लिखता है वो कौन सी इक्वेशन होती है वो हम देखेंगे, और जो हमें निकालनी है वो हम देखेंगे। तो वो जो इक्वेशन लिखता है वो क्या लिखता है, m इक्वल टू एम नोड 1 माइनस वी स्केयर 1/2। ये इक्वेशन वो लिख देता है, लेकिन इसके अंदर वो c को लिखना भूल जाता है। तो अब वो c जो है कहाँ पर आएगा, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कहाँ पर आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जिसके अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल टू कर सकते हैं डायमेंशनली बराबर करके। तो डायमेंशनली बराबर करके कैसे, जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड पे m है, हमारा मास है, तो m का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो वो क्या होगा, m1 L0 T0, क्योंकि उसके पास सिर्फ मास है तो m1 हो जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। यही हमें राइट हैंड साइड पर चाहिए, यही जो डायमेंशन है, यानी कि तभी वो करेक्ट होगी ये जो ऊपर रिलेशन है। तो राइट हैंड साइड पे हमारे ये चीज़ है। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पहले तो हम एम को लिख लेते हैं। एम का क्या बनेगा, ये भी क्या है, मास है हमारा। तो यहाँ पर ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी यही रहेगा, m1 L0 और T0, क्योंकि यहाँ सिर्फ मास है इसके पास। उसके बाद यहाँ पर v का स्केयर है, तो v का अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है, m0 L1 T-1, यही होता है मीटर पर सेकंड। तो L बटे सेकंड जो है, यानी कि पर सेकंड ऊपर जाके T-1 हो जाएगा। अगर इसी का हम v स्केयर करेंगे तो इसी का स्केयर हो जाएगा, यानी कि L स्केयर T-2। तो क्योंकि हमें v स्केयर निकालना था। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इसके बराबर आना चाहिए राइट हैंड साइड के। तो यानी कि ये जो चीज़ है ये बिल्कुल, तो ये तो बराबर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और इसको देखें, ये डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर है, लेकिन वी स्केयर की भी हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो अगर c का जो है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट का जो होगा हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला, वो क्या होगा, वही लाइट या कहीं की वेलोसिटी वाला ही होगा, यानी कि m0 L1 T-1 यही होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम m को इस डायमेंशनल फॉर्मूला को इसके बराबर करना चाहते हैं तो हमें इस क्वांटिटी को जो ये नीचे है 1 माइनस वी स्केयर को, इसको डायमेंशन लेस बनाना पड़ेगा। तभी तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के बराबर होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ये है m1 L0 T0। तो ये जो है राइट हैंड साइड में m0 है, इसका भी m1 L0 T0 है। तो नीचे वाली टर्म को डायमेंशन लेस अगर हम कर दें तो ये बराबर हो जाएगी। यानी कि अगर हम इसका c का स्केयर करें तो वो हमारे पास क्या होगा, m0 L स्केयर T-2 यही होगा। अब यहाँ पर v स्केयर के नीचे अगर हम c स्केयर लिख दें, यानी कि m इक्वल टू m नोड, इसको राइट कैसे करेंगे, 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर, ये कर दें हम 1/2। अब देखिए v स्केयर की भी वही डायमेंशन है हमारे पास, ये जो चीज़ है, और c स्केयर की भी वही डायमेंशन है। तो दोनों की डायमेंशन कट आउट हो जाएंगी ये, तो यहाँ पे डायमेंशन लेस बन जाएगी नीचे वाली जो ये क्वांटिटी है। तो उससे क्या होगा, m इक्वल टू m नोड की जो डायमेंशंस हैं वो बराबर आ जाएगी, यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा। यानी कि c कहाँ पर आएगा, जिसको हम भूल गए थे लिखना, वो इसके v के नीचे आएगा और स्केयर के अंदर आएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो इक्वेशन बनेगी, अब ये जो है करेक्ट इक्वेशन बनेगी। तो डायमेंशनल एनालिसिस करके आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज नोन एज एंजेस्ट्रोम। एंजेस्ट्रोम को हम जानते हैं, और एंजेस्ट्रोम किसके बराबर हम लिखते हैं, एक एंजेस्ट्रोम को 10⁻⁻10 मीटर के बराबर लिखा जाता है। तो हमें जो है साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया है इज अबाउट 0.5 एंजेस्ट्रोम दिया है, साइज दिया है हाइड्रोजन एटम का। व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, ये हमें निकालनी है।
ऑफ ए मोल, अब यहाँ पे ध्यान देना है, मोल ए मोल दिया है, यानी कि सब्सटेंस की जो अमाउंट है वो दी है, ए मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो ये हमें निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ साइज़ दिया है हाइड्रोजन एटम का 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया है, यानी कि जो साइज़ है यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, जो आर हमें दिया है, एक तरह से रेडियस जो दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम हमें दिया है। अब जो हमारा कोई भी हाइड्रोजन एटम है वो एक स्फेरिकल फॉर्म में होता है, इस तरह से एक स्फेरिकल फॉर्म में होता है। तो इसका साइज़ हम मान रहे हैं, जो हमें दिया गया है, जो साइज़ ऑफ एन हाइड्रोजन एटम 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया है, यानी कि रेडियस। अब यहाँ पे आर हमें दिया है, तो एंगस्ट्रॉम को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर के अंदर, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर जो है ये रेडियस आ गया हमारा इतना। उसके बाद जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी क्योंकि ये जो है हम मानते हैं कि कोई भी एटम है वो स्फेरिकल फॉर्म में होता है, एक स्फीयर की फॉर्म में है, तो ये हमने हाइड्रोजन एटम को भी एक स्फीयर की फॉर्म में मान लिया। तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4/3 पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू ये है हमारे पास, यानी कि 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर की क्यूब, तो ये ही है हमारे पास। तो उसके बाद जो है हम इसको सोल्व करते हैं, 22 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें 88 आ जाएगा, 7 को 3 से 21 आ जाएगा, इंटू 0.5 का क्यूब आपको करना है, तो ये कितना आ जाएगा 0.125 आ जाएगा, और इनटू इसका क्यूब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10⁻⁻30 आ जाएगा। अब 20 जो 88 है उसको आप 21 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4.190 लगभग, और ये आ जाएगा 0.125 इंटू 10⁻⁻30। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.524, ये आ जाएगा, और ये क्या है हमारे पास 10⁻⁻30, और ये क्या है मीटर था इसके साथ यहाँ पे, तो यहाँ पे मीटर क्यूब आ जाएगा, यानी कि जो वॉल्यूम है ये हमारे पास आ गई। अब हमें 1 मोल की निकालनी है, ये तो हमने वॉल्यूम निकाली एक एटम की, जिस तरह से ये निकाला हमने। अब हमें 1 मोल की निकालनी है। अब हमें पता है 1 मोल के अंदर कोई भी मोल किसी भी का भी ले लें आप, जैसे हाइड्रोजन का हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो 1 मोल ऑफ जो हाइड्रोजन है उसके अंदर कितने एटम्स होंगे, वो उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर जो है वो हमें लेना है, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर से ही हम ये निकालते हैं कि 6.023 इंटू 10⁻23 होते हैं 1 मोल के अंदर। तो यहाँ पर इतने हाइड्रोजन एटम होंगे, हाइड्रोजन के एटम्स होंगे 1 मोल के अंदर। तो अगर इसकी वॉल्यूम हम निकालें, इसी की 1 मोल की वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, तो ये क्या हो जाएगा, जो ये हमने निकाले हैं 6.023 इंटू 10⁻23, और ऊपर जो वॉल्यूम आई है एक एटम की, तो उसको हम जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि टोटल हम जो नंबर ऑफ जो हैं इसके अंदर एटम्स उनकी सबकी वॉल्यूम निकाल सकें। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 3.16 के अबाउट। यहाँ पे प्लस का 23 है, माइनस का 30 है, यानी कि 10⁻⁻7 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये आ जाएगी हमारी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। तो इस तरह से जो है आप इसको निकालेंगे, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।